अगले खास मेहमान हैं नई पीढ़ी के भविष्य को दिशा देने वाले, शिक्षा सुधारों के मजबूत स्तंभ, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी। वो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, तकनीक सक्षम और परिणाम आधारित बनाने में उनकी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा और विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन राह में कई चुनौतियां भी हैं। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी का। इनसे बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी मोनिका ठाकुर। एक बार जोरदार तालियां महिपाल ढांडा जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट मंच पर। महिपाल ढांडा जी, हरियाणा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इस नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा में खासतौर पर आम छात्रों को इस नई नीति से कितना फायदा होगा और आपकी क्या टॉप प्रायोरिटी रहेगी? पहले तो मैं न्यूज इंडिया 18 का धन्यवाद करता हूं कि आपने हरियाणा के जो शिक्षा में विजन है उसके बारे में बातचीत रखने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके लिए हरियाणा ने एक संकल्प लिया था कि हम 2025 तक इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। वो हमने की। इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमने निर्णय लिया कि हमारे छात्र वो स्वरोजगार ले और स्वरोजगार के जरिए रोजगार दें। इसी पे हमने पिछले साल एक कार्यक्रम चलाया, कुशल बिजनेस चैलेंज कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमने थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ छात्रों को दिया और इस प्रदेश में 1,18,000 बच्चों की 23,000 टीम बनाई। उनके आइडियाज लिए और हर जिले से 3 टीम निकाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों को हमने 1-1 लाख रुपए सीड मनी देकर देश के हम उसमें भी पहले राज्य बने। अब उसमें कुछ इंडस्ट्री के लोगों को भी हमने पंचकुला में बुलाया था, इंद्रधनुष स्टेडियम में। उन बच्चों ने जो अपने प्रोडक्ट बनाए और उनकी मार्केटिंग करने का तरीका, दांतों तले उंगली दबाई उन इंडस्ट्री के लोगों ने और कहा कि ये 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के जो बच्चे और बच्चियां, उन्होंने किसी ने खाद बनाया प्राकृतिक खेती के लिए, किसी ने झालर बनाई है, किसी ने अगरबत्ती बनाई है, किसी ने ऑयल ऐसा बनाया कि अगर कहीं करंट लग जाए तो उसका इलाज कैसे संभव है, उसका फायदा क्या है। अलग अलग तरीके से किसी ने बैग्स बनाए हैं। एक लड़की मुझे उसमें मिली, उसने कहा कि मैं मनीष मल्होत्रा को इक्वल डिजाइन करने में सक्षम हूं। 9th क्लास की लड़की। मैंने उसे पूछा कि भाई आपने कुछ बिजनेस किया है क्या? तो किसी ने 1,80,000 रुपए का बिजनेस किया, किसी ने 40,000 का बिजनेस किया, किसी ने 8,000 का बिजनेस किया। पढ़ने वाले बच्चे जब इस तरह के आइडियाज लेके आगे बढ़ रहे हैं तो समझिए कि हम लोग जो कह रहे हैं कि 2047 तक हम लोग हरियाणा को विकसित करेंगे, भारत विकसित देश बने, हमारे बच्चों के टैलेंट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2037 तक की हमारे देश की युवा पीढ़ी ये चमत्कार करके दिखाएगी। क्या शिक्षा व्यवस्था में अभी जो फिलहाल वर्तमान में सबसे ज्यादा चुनौतियां आपको क्या नजर आती हैं? और जिस तरीके से आपने कहा कि एक बच्चे के पास इतना टैलेंट है और उस टैलेंट को वेस्ट ना होने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके से आगे का आपका रोड मैप है? बहुत बढ़िया बात की है। देखिए, हमारे हरियाणा में मैं बहुत बारीकी से स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया कि भाई हमारे जो स्कूल बने हरियाणा प्रदेश में, उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान, बहुत नहीं पूरा योगदान समाज का रहा।
मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मगर जो सही है वही बोल रहा हूं। मुझे भी याद है कि जब हमारे गांव में स्कूल बनाया गया तो तुसांग हुआ था, उसमें लोगों ने पैसा दिया, घर घर तागड़ी के हिसाब से कुछ पैसा दिया, तब हमारे स्कूल बने। और 80% से ज्यादा स्कूल इसी तरह से समाज ने स्वयं निर्माण किया। अब उनका स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत पहले बने थे, पूर्ववर्ती सरकारों ने हो सकता है समय पे ध्यान नहीं दिया हो, या फिर वो डैमेज होने की उनको डिपार्टमेंट ने अनुमति ना दी हो, कोई भी कारण हो सकता है, मगर समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है एजुकेशन में। अब जब चूंकि हमारी बारी आई और मैंने उसमें देखा कि भाई कितनी बिल्डिंग कंडम है, कितने नए रूम्स हमको चाहिए, तो हमने 9000 से भी ज्यादा रूम्स बनाए। और भी मैंने 31 मार्च तक सब अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि 31 मार्च डेडलाइन है कि जहां जहां भी किसी स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं है, भवन ठीक नहीं है, अगर वो मरम्मत होने का तो उसकी मरम्मत कराइए, अगर उसको नया भवन बना के देना तो उसकी भी प्रपोजल हम लोगों को भेजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूलों का वातावरण बदलेगी, और वातावरण बदला है। आपने चैलेंज पूछा, चैलेंज है वातावरण। अब वातावरण को ठीक करना। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की शिकायत अभी भी आती है, मैं उस पर भी आता यूनिफॉर्म को लेकर, आरटीई को लेकर आपने किस तरीके से उनके ऑनलाइन पोर्टल्स बंद कर दिए, मनमानी फीस को लेकर आज भी एक नाराजगी है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आरटीई के तहत जिसने भी उसकी अनुपालना नहीं की, हमने उनका पोर्टल बंद किया। पोर्टल ही बंद नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं, और इस बार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है। हम तो उससे पहले ही सचेत हुए, सख्त भी हुए, और जो भी इस बार पिछली बार की उन्होंने जितनी कमियां की, देखी, ध्यान में आई, मैंने उनको उसके हिसाब से उन पर फाइन भी लगाया, उनको जवाब देने के लिए भी बोला, और उनका जवाब भी आया। मगर आगामी स्तर के लिए भी मैं ये इंश्योर कर रहा हूं, आरटी के तहत सबको अपनी संख्या देनी पड़ेगी, और अगर किसी ने भी किताबों में या दूसरी तरह की चीजों में, वर्दी में अगर गलत तरीके से कोई मनमानी की, उन पर मैंने पिछली बार भी 2-3 स्कूलों पे सख्त एक्शन लिया था जहां से मुझे शिकायत मिली थी। आगामी स्तर के लिए एडवांस में ही मैं बोल रहा हूं, बहुत सख्त एक्शन लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम लोग उनकी मान्यता भी रद्द करने तक जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि वातावरण एजुकेशन का सुधरना चाहिए, और वो सुधरा है। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि हमारे यहां पर ये वातावरण तैयार हुआ, कोई एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ होगा, उसमें बहुत समय लगा होगा कि भाई बच्चे पढ़े ना, सिफारिश की तरफ जाएं, पैसे की तरफ जाएं, जिसके घर में सिफारिश से अप्रोच है वो बच्चा जाए और सर्विस करे, नौकरी में लग जाए, अंधेर गर्दी, चौपट राजा, इस तरह की कहानी बना रखी थी। हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सख्त निर्णय लिया कि मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और ये वातावरण बनाने में थोड़ा समय लगा, और वो वातावरण ऐसा बना कि हमारे बच्चों ने भी और हमारे परिवारों ने भी ये निर्णय लिया कि देखो भाई, पढ़ने से जब ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है तो क्यों ना पढ़ें। और हमारे बच्चों ने उसमें इतनी रुचि दिखाई, इतनी रुचि दिखाई कि आज एक बिना पर्ची, बिना खर्ची की बात से जो वातावरण हरियाणा में बदला है, उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग 90% से ज्यादा का रिजल्ट सरकारी स्कूल के अंदर लेके आ रहे हैं। और ये सरकारी स्कूल के बच्चों की बात मैं कह रहा हूं, जिन्होंने कुशल बिजनेस चैलेंज के जरिए अपने बिजनेस आइडियाज दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकारी स्कूल के बच्चे आप सर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये अभी इंद्रधनुष स्टेडियम में अभी कार्यक्रम हुआ है। पेरेंट्स की कभी प्रायोरिटी सरकारी स्कूल रहते ही नहीं, लेकिन अगर आपने वाकई में इस गैप को खत्म किया है और 90% बच्चे वहां से इतने टैलेंटेड निकल कर आ रहे हैं, तो आगे वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है हरियाणा के। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फरसी क्या, तो सबके सामने देख ले, और बच्चे खासतौर पर आपको सुन भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन
शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर मैं वहां पर आना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व में एक सीएम को इस पर सजा भी हुई थी, जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी अगर हम एचटेट की बात करें, रिजल्ट में धांधली हुई, अच्छा आंसर की को जलाने का भी आरोप लगा, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा भ्रम ये विपक्ष फैलाता है। उनको ये नहीं पता है कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, हर बच्चे का रिजल्ट भी ऑनलाइन है, उनके फोटोज भी, उनका वीडियोज भी हैं। कौन सा जलाया गया है, एक कॉपी जलाई हुई दिखाएं, बताएं। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी वो हरियाणा में नहीं हुई है, और जहां हुई उस गड़बड़ी को पकड़ने वाली भी भाजपा की सरकार है, और जो उसमें दोषी पाए उनको दंडित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप ये मत भूलिए। और ये जो माफिया था, इस माफिया पे भी नकेल कसी गई। भर्ती रोको गैंग भी इसी प्रदेश में था, और उस भर्ती रोको गैंग की जब पार नहीं बसाई, और जब सत्यता पर, जब ईमानदारी से काम हुआ, तब उन लोगों को ये लगा कि अब यहाँ पे ये पुराने वाले खेल नहीं चल सकते, और पूरी तरह से बंद हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी जो इस तरह का काम करती है बख्शेगी नहीं, और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये पिछले दिनों आपने ये कहा कि मैं राहुल गांधी को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। किनको? इस पर राहुल गांधी को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, इस तरीके का विवाद हुआ, हुड्डा जी नाराज हो गए। मैं एक निवेदन करूंगा। देखिए, राजनीति में असहमति ये स्वाभाविक बात है, एक बात, लेकिन भाषा और मर्यादा ये दोनों पक्षों में, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि हुड्डा जी ने जो शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, और मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, ये भी मैं आपको बता दूं। बल्कि मैंने राजनीतिक प्रशिक्षण की बात कही थी। अगर ये बात कांग्रेस को चुभ गई, सच्चाई अगर कांग्रेस को चुभ गई, तो ये उनकी समस्या है भाई, मेरी समस्या थोड़ी नहीं। मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं तथ्य और नीति पर बात करता हूं, मैं कोई नाटकीय बयानबाजी नहीं करता। मैंने उनको नहीं कहा, मैंने कहा कि उनको भी खुद प्रशिक्षण की जरूरत है। क्या बुरा होगा, हर वक्त सीखना चाहिए, सीखने में कोई बुराई है? आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस वक्त शिक्षा का स्तर हरियाणा में रहा है, खासतौर पर रिजल्ट्स को लेकर या सरकारी स्कूलों में रिजल्ट्स को लेकर, उसमें और बेहतर सुधार हो, इसको लेकर आपकी सरकार का आगे आने वाले वक्त में क्या विजन रहने वाला, क्या टारगेट रहने वाला है? मैं अपने श्रेष्ठ गुरुजनों का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों के वर्तमान को और भविष्य को सुधारने के लिए कमर कसी हुई है, बहुत कमर कसी हुई है। और उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर आ रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे स्कूलों की संख्या भी बता सकता हूं जहां पर 5100-5200 बच्चे भी पढ़ते हैं, जहां पर हमारी संख्या में भी इजाफा हुआ है। हमारे वोकेशनल के टीचर जो 15-16 सब्जेक्ट हम उनको देते हैं कि हमारे बच्चों की स्किल, वो जो कौशल है उसमें और निखार आए, उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो अतुलनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हमने अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए समय समय पर हमने अपने कैंप लगाए हैं, वो लगे हैं, ताकि हमारे जो टीचर हैं वो वर्तमान के हिसाब से अपने अंदर भी कुछ और ज्यादा निखार लेके आ सकें, ताकि हमारे बच्चों का वर्तमान और भविष्य वो ठीक हो, वो सुलझे हुए रास्ते पे चले, वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए। इस तरह की सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन गेस्ट टीचर्स और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, उनका भविष्य अभी भी कहीं ना कहीं अस्थिर है, उनको लेकर क्या आगे की कोई रणनीति है? मैं एक निवेदन करूंगा, इस प्रदेश में कांग्रेस बहुत बड़े बड़े बीज बो कर गई। मुझे तय था कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मगर क्वेश्चन आपने ऐसा पूछा है, गलत तरीके से ठीक
तरीके से नियमानुसार जब आप कोई काम नहीं करते हो तब बड़ी समस्या खड़ी होती है। उसका परिणाम भुगतना पड़ता है हमारे नौजवानों को। अच्छा, क्या उनका ठीक नहीं किया कसूर क्या था? जब भी वो भर्ती कर गए, जब भी उन्होंने उसी वक्त उसका निपटारा क्यों नहीं किया? हमारी सरकार आई, हमने बीच का रास्ता निकाल के उनको उनके हक देने का प्रयास किया, उनको दिया। कोर्टों के पचड़े थे, दूसरे तरह के मामले थे, उन सब से निकाल के कोई बीच का रास्ता निकाल के हमारे जो वो टीचर थे उनके साथ बातचीत करके सब रास्ते निकाले। हमने तो उनके बोए बीजों को, बोलते ना कि कांटे बोओगे तो बबूल कहां से पाओगे, वो वाली सिचुएशन उन लोगों ने खड़ी की थी भाई। हमने तो उसको ठीक किया है, हमने तो उसको दुरुस्त किया है। और आज भी जहां जहां पर ये मामले उलझे पड़े, किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं छोटा मोटा कोई कोर्ट का इशू होगा या दूसरा होगा, हम तो उसको भी समाप्त कर रहे हैं। हम तो उसको भी समाप्त कर रहे हैं। आप क्योंकि आप पानीपत से विधायक भी हैं और पानीपत को इंडस्ट्रियल हब बनाने की जिम्मेदारी भी आप पर है। जी, जी। लेकिन यूएस की तरफ से जिस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ के वहां पर जो उद्योग हैं उन लोगों को कितनी तकलीफ इस टैरिफ से हुई है, और वहां से जो लोगों की जो कष्ट है या जो दबाव उन पर पड़ रहा है, खासतौर पर जो उद्यमी है वहां पर, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है और क्या आपका रोड मैप रहने वाला है आगे? अभी भी 10 दिन पहले, हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पानीपत में भी गए थे। पानीपत क्योंकि एक बड़ा टेक्सटाइल हब है और जो भी वैश्विक परिस्थितियां बनती है, स्वाभाविक बात है उसका असर हमारे यहां भी पड़ता है। तो हमारी जो राज्य सरकार है ये लगातार जो हमारे उद्योग है और उद्योगपति है उनसे लगातार संवाद में है, उनसे बातचीत करती है। निर्यातकों को कैसे राहत मिले, वैकल्पिक बाजार और जो राज्य स्तरीय सब्सिडी है उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि रोजगार और उत्पादन ये दोनों सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल ढांडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। और हम उम्मीद यही करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए, जो सपना आपने देखा है उस सपने को आप जरूर साकार करें, क्योंकि हरियाणा का भविष्य हमारे सामने ही बैठा है और उम्मीद आप लोगों से ही है। और उम्मीद यही है कि आप इन बच्चों के भविष्य को और आगे बढ़ाएंगे। रोजगार की जो बात आपकी सरकार करती है वो जरूर पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डायमंड स्टेट्स समिट जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए हम